जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो गाइड। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। आज की इस वीडियो गाइड में हम HEC की जो न्यू PhD पॉलिसी या जिसे डायरेक्ट PhD पॉलिसी कहा जा रहा है उसे तफसील से देखेंगे और उसके जितने भी निटी-ग्रिटीज़ हैं, उसमें जो लूप होल्स हैं, उसमें एडमिशन का क्राइटेरिया क्या होगा, 16 ईयर एजुकेशन यानी BS के बाद डायरेक्ट उसमें एडमिशन लिया जा सकता है। अगर जा सकता है तो ये एक अच्छी खबर है या उनको ये जो नई पॉलिसी है BS के जो स्टूडेंट्स होंगे जो डायरेक्ट PhD में आएंगे उन्हें टफ टाइम देगा। इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसानात हो सकते हैं और इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के बाद क्वालिटी को कितना अश्योर किया जा सकता है समहाउ। मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो को कम से कम वक्त में और इसमें जो भी मैक्सिमम बातें हैं वो की जा सकें। ये भी आपके सामने मैंने बेसिकली HEC की वही पॉलिसी ओपन की हुई है। इस पॉलिसी को मैंने थारोली रीड किया है। इसके अलावा HEC के चेयरपर्सन की जो एक वीडियो कॉन्फ्रेंस है तकरीबन 1.5 घंटे की, उसे मैंने देखे हैं। उसके बाद जो चंद नुमाया बातें हैं या जो कि मेन क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं इसके हवाले से उन्हें हम देखेंगे और वो तमाम स्टूडेंट्स या BS के कैंडिडेट्स जो ये समझ रहे हैं कि ये उनके लिए एक बड़ी ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, तो उसे भी हम देखेंगे कि उन्हें एक टफ़ टाइम देने वाली एक पॉलिसी है या इनके लिए एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, इसमें ये तकरीबन 12 पेजेस पे ये पॉलिसी है और इसमें ये जो पॉइंट 1 है ये प्रिंसिपल एंड पर्पसेस के हवाले से है कि HEC PhD पॉलिसी क्या है, इसमें क्वालिटी को कैसे अश्योर किया जा रहा है एक्सेट्रा। तो इस चीज़ को मैं अभी स्किप कर रहा हूँ। यूनिवर्सिटी अगर ये प्रोग्राम लॉन्च करना चाहती हैं तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगी ये भी अभी मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि इससे हमारा कंसर्न नहीं है। ये जो वीडियो का पर्पस है वो एज अ स्टूडेंट देखना है कि हमारे लिए ये किस तरह से फ़ायदेमंद साबित हो सकती है या नहीं है। मिनिमम क्राइटेरिया फॉर एडमिशन। अच्छा, इसमें 2 बातें हैं, याद रखिएगा। एक तो ये है कि एडमिशन लेने का क्राइटेरिया क्या है और दूसरा ये है कि आपको सक्सेसफुली PhD डिफेंड करना या डिग्री ऑब्टेन करने का क्राइटेरिया क्या है। ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं और अभी तक तो मोस्टली लोगों का जो कंसर्न है, जो एक बात है हाइप जिसकी वजह से, वो सिर्फ यही है कि एडमिशन का क्राइटेरिया क्या है। तो वो तो सिंपल आप सब ने देख लिया जी। HEC ने कहा कि अगर आपके पास 16 ईयर ऑफ एजुकेशन है, यानी वो आपके पास चाहे BS ऑनर्स है 4 ईयर का या आपके पास BSc और पहले आपने MA या MSc किया हुआ है जो पाकिस्तान में होता है 16 ईयर एजुकेशन के बराबर, तो अब आप उससे डायरेक्ट PhD में एडमिशन ले सकते हैं। अब से पहले ये होता था कि आपको 18 ईयर ऑफ एजुकेशन ज़रूरी होती थी, यानी MS या MPhil ज़रूरी होता था। अब वो रिस्ट्रिक्शन ख़त्म कर दी गई है। आपके पास 16 ईयर ऑफ एजुकेशन है तो आप डायरेक्ट PhD में एडमिशन ले सकते हैं। तो कौन ले सकते हैं जी? प्रायर डिग्री कौन सी रिक्वायर्ड है? या आपका BS हो या आपका MS हो यानी 18 ईयर एजुकेशन, या MPhil हो 18 ईयर एजुकेशन। तो पहले आपको ये 2 रिक्वायर्ड होते थे, अब ये BS इसमें ऐड कर दिया गया है। ठीक है, तो ये तो हो गई बात एडमिशन लेने की। उसके अलावा मिनिमम जो CGPA है वो 3.0 होना चाहिए। जो टेस्टिंग वही आपको GRE देना है या आपने GAT देना है। उसके अलावा डिपार्टमेंटल टेस्ट होगा, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपने देनी है। तो ये तमाम चीज़ें तो आ गई। और एक बात इन्होंने और यहाँ पे क्लियर कर दी कि अगर आप जो डिग्रीज पहले MS लीडिंग टू PhD चल रही हैं वो भी डिसकंटिन्यू कर दी जाएंगी। तो बहरहाल आपका अगर BS है तो आप एडमिशन ले सकते हैं और 3.0 से ऊपर CGPA है। यूनिवर्सिटी अगर आपको एडमिशन देती है, आप मेरिट पे पूरा उतरते हैं तो आपको एडमिशन तो मिल जाएगा। लेकिन इस चीज़ पे खुश नहीं होना चाहिए, एडमिशन मिल जाएगा। सवाल यह है कि डिग्री कैसे मिलेगी। अभी तो आपने सिर्फ उस मैदान में कदम रखा है, अभी आगे इम्तिहान और भी हैं। प्रिंसिपल एंड पर्पसेस, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है नोट करने वाली, वो यहाँ पे है और वो ये है कि आपने एट लीस्ट 48 क्रेडिट आवर्स जो हैं वो अपने कंप्लीट करने हैं कोर्स वर्क के। आपने 48 क्रेडिट आवर्स कोर्स वर्क कंप्लीट करना है और उसके बाद फिर आप थीसिस कर पाएंगे। यानी एक ऐसा स्टूडेंट जो BS करके आया है और उसने MS में एडमिशन लेना है तो उसने 48 क्रेडिट आवर्स
करने हैं। अब से पहले ऐसा होता था, नॉर्मली पीएचडी के जो क्रेडिट हैं वो 18 क्रेडिट से 24 क्रेडिट होते थे। आप 6 सब्जेक्ट पढ़ते थे या आप 8 सब्जेक्ट पढ़ते थे, उसके बाद आप कम्प्रीहेंसिव देते थे, और कम्प्रीहेंसिव देने के बाद अगर आपका कम्प्रीहेंसिव क्लियर होता था तो आपका थीसिस शुरू हो जाता था, यानी कि आप प्रपोजल बनाते थे, प्रपोजल डिफेंस होता था और उसके बाद आप थीसिस लिखने शुरू कर देते थे। अब क्या है, उन्होंने क्रेडिट को डबल कर दिया है। ठीक है, अब किया क्या गया है ये देखें, मैं आपके पास ना ज़रा नोट पैड अपने पास ओपन कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। अब से पहले तक ऐसा होता था, नॉर्मली 18 क्रेडिट से लेके, यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है, 24 क्रेडिट होते थे। ठीक है, और अगर एक सब्जेक्ट 3 क्रेडिट का हो तो आप 6 से लेके 8 सब्जेक्ट पढ़ते थे। यहाँ मैं लिख देता हूँ क्रेडिट और यहाँ मैं लिख देता हूँ सब्जेक्ट। पहले ये काम होता था। ठीक है, नाउ अब क्या वो कह रहे हैं, अब आपने पढ़ने हैं एग्जैक्टली 48 क्रेडिट, और सम यूनिवर्सिटीज़ में एक्सटेंड भी कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो 48 क्रेडिट आपके पास आ गए हैं। तो एक बात तो आप इस चीज़ पे गौर करें, ये बढ़ गई। अब सवाल दूसरा ये आ गया कि वो तमाम स्टूडेंट्स जिन लोगों ने एमएस करके, अगर एक क्लास में दो तरह के स्टूडेंट जाते हैं, एक ने ऑलरेडी एमएस किया हुआ है और एक बीएस करके आया है, यानी एक एमफिल वाला स्टूडेंट है 18 ईयर एजुकेशन वाला और एक बीएस वाला है, क्या वो दोनों स्टूडेंट को सेम स्टैंडर्ड पे देखा जाएगा, या एक एमएस वाले स्टूडेंट को भी दोबारा से 48 क्रेडिट पढ़ने पड़ेंगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने यहाँ मेंशन कर दिया कि ऐसे तमाम स्टूडेंट जो पहले एमएस या एमफिल करके आ रहे हैं, उनको रिलैक्सेशन दी गई है 50% क्रेडिट की, यानी कि वो आके पढ़ेंगे 24 क्रेडिट। यानी कि अगर किसी ने एमएस किया है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी वो डिग्री ज़ाया हो गई। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ दोबारा से, ये बीएस वाला जो स्टूडेंट है वो 48 क्रेडिट पढ़ रहा है, और अब जो एमएस वाला स्टूडेंट आ रहा है वो पढ़ रहा है आके 24 क्रेडिट। ठीक हो गया जी। पहली बात तो यहाँ पे समझ लें, वो बंदा जिसने पहले टाइम लगाया था उसको 24 क्रेडिट की यहाँ पे रिलैक्सेशन दे दी गई है। अब इस रिलैक्सेशन का मतलब ये है, नॉर्मली पीएचडी के दौरान आप एक सेमेस्टर में मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट पढ़ते हैं। ठीक है, 3 से ज़्यादा नहीं आप पढ़ सकते। उसकी रीज़न ये है क्योंकि ये एक रिसर्च ओरिएंटेड डिग्री है। हर बंदा जो आपको सब्जेक्ट पढ़ा रहा होगा वो आपसे डिमांड करेगा कि आपने उसे सेमेस्टर बेस पे एक सेमेस्टर रिसर्च पेपर लिख के देना है। ठीक है, और ये तो एक माइनर सी डिमांड है। ठीक है, जिस नॉर्मली आपको कहा जाता है कि आप इसे पब्लिश करवाएं कम से कम वाई कैटेगरी जर्नल में। ठीक है, तो अगर तो आप 24 क्रेडिट पढ़ते हैं तो 24 क्रेडिट का मतलब ये है आपने 8 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ठीक है, 8 सब्जेक्ट आपने पढ़ने हैं, 8 सब्जेक्ट्स के बराबर हैं ये 24 क्रेडिट्स। और 8 सब्जेक्ट्स का मतलब ये है, अगर आप एक सेमेस्टर में 3 सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो 8 सब्जेक्ट्स पढ़ते हुए आपको नॉर्मली लग जाएगा 1.5 ईयर्स, राइट। तो यहाँ पे जो बच्चा, जो स्टूडेंट एक एमएस करके आ रहा है वो यहाँ से 1.5 साल बचा गया। ठीक है, और जो बीएस करके आ रहा है उसे 1.5 साल ज़्यादा लग रहा है। अब मैं आपको एक और चीज़ क्लियर कर देता हूँ। अब ये है कि अगर आप एक उसमें पढ़ते हैं सेमेस्टर में 3 सब्जेक्ट्स यानी 9 क्रेडिट्स, 2 सेमेस्टर में पढ़ते हैं आप 18 क्रेडिट्स। ठीक हो गया जी। तो एक साल में आप पढ़ रहे हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 ईयर में आप पढ़ रहे हैं 18 क्रेडिट्स। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने 48 क्रेडिट्स कंप्लीट करने हैं तो 48 क्रेडिट्स आप कंप्लीट करेंगे 3 ईयर्स के अंदर, 48 क्रेडिट्स। ठीक हो गया। तो एक बात तो ये क्लियर हो गई यहाँ पे कि जो बीएस वाला स्टूडेंट आ रहा है वो 3 सालों के अंदर तो सिर्फ अपना कोर्स वर्क कंप्लीट करेगा। ठीक हो गया जी, 3 साल आपको लगेंगे अपना कोर्स वर्क कंप्लीट करते हुए, यानी कि वो तमाम स्टूडेंट जो खुश हो रहे हैं कि हम 3 साल में पीएचडी कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। मैं आपको डिसहार्ट नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैं कुछ चीज़ें आपके सामने क्लियर करना चाह रहा हूँ कि 3 साल लगेंगे आपको सिर्फ कोर्स वर्क कंप्लीट करते हो। याद रखें ये 3 साल भी उस केस में जब आपका कोई भी कोर्स फेल नहीं होता। ठीक है, आप तमाम चीज़ों को मेंटेन करके चल रहे हैं, आपका सीजीपीए मेंटेन किया हुआ है, ईच एंड एवरीथिंग। तो आपको 3 साल में आपका कोर्स वर्क कंप्लीट होगा। फिर उसके तकरीबन एक सेमेस्टर में आप देंगे अपना कम्प्रीहेंसिव, तो 3.5 ईयर्स नॉर्मली आपको लगेंगे कोर्स वर्क कंप्लीट करते हुए। ये मैंने आपके सामने एक पूरा ब्रेक डाउन बना दिया कोर्स वर्क का। ठीक हो गया जी। अब इसी ब्रेक डाउन को मैं ले लेता हूँ एमएस वालों के लिए। एमएस वालों को
24 क्रेडिट आवर्स हैं, तो आप इसका क्या लें जी, इन्होंने 8 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो 3 सेमेस्टर्स में ये 8 सब्जेक्ट पढ़ेंगे और चौथे सेमेस्टर में जाके वो उसे क्लियर करेंगे कम्प्रीहेंसिव को, तो 2 ईयर्स इन्हें लगेंगे। ठीक है जी। तो ये तो फ़र्क आ गया 1-1.5 साल का शुरू में ही जो स्टूडेंट्स इनरोल हुए हैं। तो जो स्टूडेंट बीएस करके आ रहा है वो तकरीबन 3.5 साल के बाद अपना कोर्स वर्क कंप्लीट करता है कंप्रीहेंसिव पास करने के बाद। ठीक है, कंप्रीहेंसिव देना है, 3 आपके पास नॉर्मली अटैम्प्ट्स होती हैं कंप्रीहेंसिव की, अगर तीसरी अटैम्प्ट भी फेल हो गई तो फिर आप गए, आपको डिग्री कंटिन्यू करवाएंगे। ठीक है, और ये तकरीबन 1.5 साल में अपना कोर्स वर्क कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट सेमेस्टर में ये कंप्रीहेंसिव देंगे, तो तकरीबन 2 साल इन्हें यानी 4 सेमेस्टर्स लग जाएंगे ये देने के लिए। ठीक हो गया। अब इससे आगे चलते हैं, बात थोड़ी आगे बढ़ाते हैं। यानी एक तो आपको पता चल गया कि वो इक्विवेलेंट नहीं है दोनों, सही है, ये पॉलिसी के अंदर मेंशन है सब चीज़ें जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। अब उन्होंने काम शुरू करना है अपने प्रपोजल पे। ठीक हो गया। अब प्रपोजल पे जब काम शुरू करेंगे तो एक सेमेस्टर नॉर्मली प्रपोजल, अच्छा प्रपोजल बनाते हुए आपको गुजर जाता है। तो प्रपोजल एक सेमेस्टर में, अगर आप लकी हैं, आपने एक सेमेस्टर में प्रपोजल बना लिया और आपने वो प्रपोजल डिफेंड कर लिया और वो टॉपिक फिक्स हो गया कि आप इस पे पीएचडी कर रहे हैं, तो आप तकरीबन जो एक बीएस का स्टूडेंट है वो 4 ईयर के बाद प्रपोजल डिफेंस पे पहुंचेगा। राइट, और अगर स्पेलिंग्स की मिस्टेक्स हो जाए, टाइपोस, तो वो देख लीजिएगा। और अगर ये तो हो गया एक बीएस का जो स्टूडेंट है ना 4 ईयर्स के बाद, और अगर एक जिसने एमएस किया हुआ है वो नॉर्मली आपके पास 2 to 2.5 ईयर्स के बाद पहुंच जाएगा प्रपोजल डिफेंस पे। उसकी एक और रीज़न ये है, जो एक बंदा एमएस करके आता है ना, उसका पहले रिसर्च बैकग्राउंड होता है नंबर 1, उसके लिए ये डिग्री करना इजी है। एमएस के दौरान उसने सब्जेक्ट पढ़े, उसे पता है कि ये जो सब्जेक्ट है एमएस के दौरान ये बीएस की तरह नहीं है, यहाँ पे हर सब्जेक्ट के अंदर आपको रिसर्च पेपर लिख के देना है, तो उस बंदे की एक बेस बनी होती है। उसने ऑलरेडी रिसर्च थीसिस लिखा होता है एमफिल के अंदर। ठीक है, उसे पता होता है कि प्रपोजल डिफेंस कैसे करना है, थीसिस कैसे लिखना है, तो वो नॉर्मली 2 साल के अंदर ही आपके पास प्रपोजल डिफेंस कर लेगा। लेकिन यहाँ पे जो बीएस का स्टूडेंट आ रहा है उसके लिए शुरू में ही कोप करना बहुत मुश्किल है, चीज़ें नहीं होंगी उसके लिए, हर सेमेस्टर हर कोर्स के साथ पेपर देना, फिर प्रपोजल लिखने का भी आइडिया नहीं है क्योंकि वो अभी रिसर्च पैटर्न पे गुजरा ही नहीं है। लेकिन जो एमफिल करके आया है उसने एक पूरा थीसिस लिखा होता है, एक डिफेंड किया होता है थीसिस को, तो उसके लिए चीज़ें कदर आसान होती हैं। ठीक हो गया जी। तो वो तकरीबन 2 से 2.5 ईयर में, यानी 2 ईयर में वो आराम से, अगर बंदा काम करने वाला है, प्रपोजल डिफेंस पे पहुंच जाएगा। लेकिन ये जो बीएस वाला है वो नॉर्मली, जो मेरा ख्याल है, एवरेज वो 4 ईयर लेगा, तो 2 सालों का तो यहाँ पे गैप आ गया। अब यानी कि काम वही है जो पहले हो रहा था। पहले बस आप 18 ईयर एजुकेशन करते थे तो एक फ़ायदा होता था कि आपने मास्टर्स कर लिया है, उसके बाद आपके पास ऑप्शन होता था कि आप पीएचडी के लिए बाहर चले जाएं। अभी ये है कि आप बीएस करने के बाद एक जगह पे इनरोल हो गए डिग्री में, तो आपके 5 से 6 साल तो कहीं भी नहीं गए। ठीक है, पीएचडी करने के लिए, क्योंकि 4 साल में तो आप प्रपोजल डिफेंस पे पहुंच रहे हैं। तो ये चीज़ें तो यहाँ तक क्लियर हो गई है आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद एक कम्प्रीहेंसिव एग्जामिनेशन की बात जो मैंने आपसे ऑलरेडी कर दी है, उसके बाद आपने थीसिस लिखना है, लेकिन उन्होंने लिखा हुआ है कि थीसिस शुरू होने से पहले आपने सब चीज़ें क्लियर करनी है, प्लेजरिज्म की 15% से लेस देन चाहिए होता है। अच्छा, ये यहाँ पे उन्होंने एक रिलैक्सेशन दी हुई है जी, वाई कैटेगरी में पेपर छापें और आपको डिग्री दे दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं बहुत सारी गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ को जानता हूँ, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी को और इवन प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ को, जहाँ पे लोग 5-5 इम्पैक्ट फैक्टर लिखने के बाद भी उनके डिफेंस नहीं हो रहे अभी। तो इस चीज़ पे आप मत जाइएगा। अगर किसी ने एमफिल किया है पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी से या अच्छी प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी से, उन्हें पता होगा। अच्छा, अब सवाल ये आ गया कि कितने अरसे में पीएचडी होगी। अब जो बीएस नॉर्मली स्टूडेंट्स हैं वो खुश हो रहे थे कि जी हम 3 साल में अपनी पीएचडी करके साइड पे निकल जाएंगे। ऐसा हरगिज़ बिल्कुल नहीं है। देखिए, उन्होंने कहा जी मिनिमम 3 साल। तो ये जो मिनिमम 3 साल है ना, ये मिनिमम 3 साल सिर्फ इस एमएस वाले केस में बनते हैं कि आपने 2 साल में अगर प्रपोजल डिफेंस कर लिया तो 1 साल में पीएचडी का थीसिस नॉर्मली नहीं लिखा जाता। लेकिन अगर कोई बहुत ही, मैं कहता हूँ कि स्पाइडरमैन या सुपरमैन पर्सन है, ठीक है, जिसकी बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स हैं, तो वो 3 साल में कर लेगा डिग्री, या 3.5 या 4 साल में, जिसका ऑलरेडी एमएस था। लेकिन जिसका बीएस था वो तो 4 साल में प्रपोजल पे पहुंच रहा है, तो मिनिमम यानी कि उसको 2 साल तो थीसिस करते हुए लगेंगे।
या 1.5 साल लगेगा। तो उसको जो डिग्री है ना, ये मेरा कैलकुलेशन है, मे बी आपकी इससे डिफ़र कर रही हो, लेकिन मैं बेसिकली अब एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा भी रहा हूँ और मैं चीज़ों को देख भी चुका हूँ। मेरे दोस्त पाकिस्तान में भी पीएचडी कर रहे हैं, बाहर भी कर रहे हैं। तो मुझे पाकिस्तान में जो पीएचडी है वो थोड़ी डिफ़िकल्ट भी है, उस पर खैर कभी बाद में डिस्कस करेंगे। तो मेरा ये अपना एक मानना है, मिनिमम 6 ईयर्स तो कहीं भी नहीं गए, इट्स मिनिमम 6 ईयर्स। और अगर कोई एमएस वाला है तो उसके लिए जो मिनिमम है मेरे ख्याल में वो मिनिमम 3.5 टू 4 ईयर्स कहीं भी नहीं गए, तो ये मिनिमम है। तो ये इन्होंने लिखा 3 साल और मैक्सिमम 8 ईयर्स। तो ये अपने सामने ज़रा इस ब्रैकेट को अपने सामने रखें। मैंने पाकिस्तान में लोगों की 10-10 साल में पीएचडी होती हुई भी देखी है। अभी रिसेंटली मेरे सामने एक केस गुजरा, 9 साल में पीएचडी हुई है स्पेशल एक्सटेंशंस पे जाके। तो ये 6 ईयर इसमें है और 3.5 टू 4 ईयर्स इसमें है। और पहले भी ऐसे ही होता था, जो एमएस करके आता था वो मिनिमम 4 साल में करते थे और मैक्सिमम 5 से 6 में कर लेते थे। तो इसमें मिनिमम वही है 5 एक साल और मैक्सिमम 7-8 साल भी लग सकती है। और वो एक्सटेंशन पे अगर कोई स्पेशल केस है तो 10 साल पे भी डिग्री जा सकती है। और उसके बाद यहाँ पे ये थोड़ी सी एम्बिगियस बात है कि अगर कोई स्टूडेंट लेट्स से कि कोर्स वर्क कंप्लीट कर लेता है 48 क्रेडिट आवर्स और वो कम्प्रीहेंसिव क्लियर नहीं कर पाता, तो 48 क्रेडिट आवर्स के बाद क्या उसे एमफिल की डिग्री दी जाएगी? तो ये थोड़ी सी एम्बिगुअस बात है, ये अभी अप्लाईकेबल नहीं है। तो ये शायद मुझे इसकी सही तरह से समझ नहीं आई। आप में से अगर किसी को समझ आई तो वो कमेंट में बता सकता है। मे बी कि वो दे दें या ना दें, ये यूनिवर्सिटी की पॉलिसी पे चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई जनरल बातें। अब आपसे मैं एक और बात कर लेता हूँ, यानी कि जो लोग यहाँ पे सीनियर मौजूद हैं, जो पीएचडी कर रहे हैं पाकिस्तान से, जो बाहर से कर रहे हैं, उन्हें इन चीज़ों का बेहतर आइडिया होगा। क्या पाकिस्तान के अंदर वो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है कि इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जा सके? क्या हमारे पास ऐसी लैब्स हैं? क्या हमारे पास इतनी फंडिंग है कि हम 3 साल में या 4 साल में पीएचडी करवा सकें? देखें आप, अगर अब्रोड की बात कर लें, चाइना से भी अगर कोई बंदा पीएचडी करके आता है 3 से 4 साल में, तो उसके पास 5-7 इम्पैक्ट फैक्टर अच्छे जर्नल की पब्लिकेशंस होती हैं, उनके पास हाई लेवल की फंडिंग होती है, एक अच्छी लैब्स होती हैं, अच्छे सुपरवाइज़र्स होते हैं और ऐसे सुपरवाइज़र जो रिसर्च पे काम कर रहे हैं, जहाँ जिनके पास एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ नहीं होती, तो वो बंदा वहाँ से एक पीएचडी करके आ जाता है। क्या हमारे पास ये सब चीज़ें मौजूद हैं? मेरे तो ख्याल में नहीं है। मैंने तो यहाँ पे पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में भी लोगों को 8-8 साल में पीएचडी करते हुए देखा है। 5-5 साल तक भी, 6-6 साल तक भी इम्पैक्ट फैक्टर पेपर पब्लिक नहीं होते, क्योंकि पीएचडी आपके पास एक फुल फ्लैज जॉब है। अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान में रहते हुए आप पीएचडी भी कर लेंगे, आप अपनी फैमिली को भी चला लेंगे, मतलब फैमिली को भी साथ लेके चल रहे हैं, पीएचडी भी कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, आपके दोस्त भी हैं, गपशप भी चल रही है, हर चीज़, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। पीएचडी इज़ इटसेल्फ अ फुल फ्लैज जॉब। ये आपसे आपका वक्त, मेहनत, हर एक चीज़ डिमांड करती है। तो क्या हम ये कर लेंगे? और अगर अगर कोई स्टूडेंट इन तमाम चीज़ों को साथ लेके चलते हुए पीएचडी लेके निकलता है, डिग्री करके निकलता है, तो उसकी रिसर्च प्रोफाइल क्या होगी? उस बंदे की पीएचडी की क्वालिटी क्या होगी? उसकी पब्लिकेशंस क्या होंगी? ये तमाम जो क्वेश्चंस हैं, ये सवालिया मतलब निशान है इन सब पे, जिसके बारे में एचईसी को सोचना चाहिए। मतलब अभी हमारे पास स्टिल यूनिवर्सिटीज़ को अगर देखा जाए तो उनके पास इतने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो एक प्रॉपर बीएस की डिग्री करवा सकें। तो यहाँ पे तो खैर वो पीएचडी को इस तरह से अलाइन करने जा रहे हैं, और वो भी इस तरह से कि जिस तरह एक स्टूडेंट को फंसाने वाली बात है कि बीएस करने के बाद वो पीएचडी में फंस जाए। और फिर किसी ने कहा था कि ज़िंदगी में 2 फ़ैसले बड़े सोच समझ के लेने चाहिए, एक पीएचडी का और एक अपने हमसफ़र का। ये दोनों बड़े क्रिटिकल मामले हैं। तो बहरहाल ये तमाम कुछ बातें थी जो मैंने क्लियर की हैं। इसके हवाले से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई एम मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। फर्दर वो काइंडली मत पूछिएगा जो मैंने क्लियर कर दिया है, और अगर कहीं पे मैं कुछ गलत कह गया हूँ तो आप मेरी करेक्शन भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। सी यू अनदर वीडियो गाइड। अल्लाह हाफिज़।